सो हेलो एंड वेलकम ऑल वंस अगेन। दिनेश राजपुरोहित में आपका स्वागत करता हूं यथार्थ आईएएस के प्लेटफॉर्म के साथ। आज हम ईओआरओ की वैकेंसी का थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। पहले तो इसके सिलेबस से समझने की, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मेरी प्रोफाइल के बारे में आपको हर वीडियो में बताता हूं, फिर भी थोड़ा और आज ब्रीफ में बता देता हूं। मैं आरएस 2018 बैच से राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज में सिलेक्टेड हूँ। इससे पहले मैं एसएससी सीजीएल में एज ए ऑडिटर काम कर चुका हूँ। उससे पहले मैं भारत की एक सीआईएल महारत्ना पीएसयू है उसमें काम कर चुका हूँ। और इसके बाद मैंने IBACIO 2 का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर किया था, लेकिन इसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया किसी कारणवश, और फिर मैं आरएस की तैयारी में लग गया और फाइनली आरएस 2018 में मैं सेलेक्ट होकर कार्यरत हूँ। तो आरपीएससी द्वारा ईओआरओ की वैकेंसी जो है घोषित कर दी गई है। अब ईओआरओ की आज का जो हमारा सेशन है, मोटा मोटी 3-4 चीज़ें ही देखेंगे हम। एक तो सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में हम ये देखेंगे भाई कौन सी चीज़ें ज़्यादा जोर देने की है, कौन सी बहुत लाइटली निकल लेने की। हाँ बस ठीक है, उसको देख लिया। थोड़ा अपने को आइडिया रहना चाहिए पेपर में कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछेगा कौन सी कम पूछेगा, ये सब अपने को आइडिया रहना चाहिए तैयारी कर रहे हैं तो। फिर दूसरी चीज़ जो हम देखो, मैं लिखते जाता हूँ। पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसका सोर्सेस। तीसरी चीज़ जो हम करेंगे इसके वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसी है, किस चीज़ की वैकेंसी है, क्या है। चौथी इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में एक बारी मैं इसको आपको बता दूंगा मोटा मोटी इनमें क्या काम होता है कैसे। क्योंकि जॉब प्रोफाइल पे पूरा फिर एक सेशन हो सकता है, पूरा वीडियो बन सकता है एक पूरा अच्छा खासा लंबा चौड़ा, तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हमारा जो मेन फोकस है वो सिलेबस है। और सिलेबस से देख के आगे बढ़ना है अपने को। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग जो भी तैयारी शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको ही मैं बोलूँगा एक वीडियो ये गो थ्रू हो लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिलेबस देखते ही नहीं और हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने भी जब आरएस की तैयारी की थी, मैं सारा कोर्स खत्म करने के बाद मैंने सिलेबस देखा, फिर पता चला यार इसमें मैंने चार पाँच क्या 8-10 चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कभी देखी नहीं थी मेरी किताबों में। तो सिलेबस के साथ साथ पहले सिलेबस देखना चाहिए, बहुत लेट समझ आया था मुझे। तो सिलेबस के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। वैकेंसी जो ये है 24 अगस्त 2022 को विज्ञापन इसका आरपीएससी द्वारा दिया गया है। आरओ की कितनी अभी भर्तियाँ हैं 14, और ईओ की हमारी भर्तियाँ है 63। टोटल बात करें तो 77 भर्तियाँ हैं। 77 भर्तियाँ हैं कैटेगरी वाइज, इसमें ऐसे दे रखी है। आरओ की 14 है और ईओ की 63 है। ठीक है भाई, भर्ती के बारे में अपने पता चल गया। अब ये पहले आगे स्लाइड में, इसको बाद में डिस्कस करूँगा। ये करंट के सोर्सेज है पर मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा ये। इसके बाद अब हम सिलेबस शुरू करने से पहले क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई इनमें क्या होता क्या है। तो हल्की सी क्या है जॉब प्रोफाइल जो है, जॉब प्रोफाइल मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ईओ और आरओ की। देखो मोटा मोटी समझ लो यार अपनी देसी भाषा में, ईओ और आरओ। ईओ जो है वो नगर पालिका में होगा, ठीक है। अब नगर पालिका अपने को पता है, जो छोटे छोटे कस्बों से बच्चे आ रहे हैं उनको तो सबको पता है नगर पालिका उनके शहरों में छोटे छोटे जो तहसील स्तर के, ब्लॉक स्तर के जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वहाँ पे नगर पालिका होती है, ठीक है। नगर पालिका से ऊपर होता है नगर परिषद जो बड़े शहरों में होता है, ठीक है। और नगर परिषद से भी ऊपर होता है नगर निगम जो उससे भी बड़े। बेस उनकी पॉपुलेशन कितनी है उस हिसाब से ये तीनों, इनको बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ बोलते हैं इनको, और इसमें ये तीनों आती है। वैसे ही जो रूरल लोकल बॉडीज़ होती है उसमें हमारी ग्राम पंचायत आ गई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इस तरीके से आ गई। पर हालांकि अभी तो अपने ये बात कर रहे हैं। अब नगर पालिका में ईओ जो होता है वो क्या होता है, उसका इंडिपेंडेंट चार्ज पे रहता है वो। इंडिपेंडेंट चार्ज बोले तो पूरे ऑफिस का अकेला बाहुबली, उसके आगे ना पीछे कोई नहीं है भाई। वो जो है वो बॉस है, ही इज दी, मैं बोलूँ तो हेड ऑफ द ऑफिस है, वही सब कुछ करता धरता सब वही है, उससे ऊपर ऑफिसर कोई नहीं है। और आरओ जो है नगर निगम में और नगर परिषद में जो होगा इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, नहीं इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये किसी सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। जैसे यहाँ पे जो मेन अथॉरिटी होती है वो होती है कमिश्नर इनको हेड करते हैं, और कमिश्नर के नीचे जो है आरओ काम करते हैं।
तो इस तरीके से आरओ का रोल और ईओ का रोल दोनों जगह स्पेसिफाइड है। ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो ईओ की है 4200 और इसकी है 4800। ग्रेड पे में आगे है, लेकिन वैसे देखे तो भाई कहूँ तो ये चौधरी जिसकी है वो अपनी ईओ की है, वो अकेला बाहुबली है अपने ऑफिस का, जैसे चाहेगा वैसे काम करेगा, उसको कोई इशू नहीं है। ये फिर ठीक है, आरओ साहब अपना काम तो अच्छे से करेंगे ही, पर बॉस के नीचे बॉस इज ऑलवेज राइट वाला फंडा इन्हें अपनाना पड़ेगा। अब ईओ भी अगर मैं बात करूं तो 3 प्रकार के जैसे ईओ रहते हैं, ईओ सेकंड, ईओ थर्ड, ईओ फोर्थ। तो ईओ थर्ड और फोर्थ से तो नगर पालिका में आप जब है काम शुरू करते हैं, नगर पालिका में तैनाती होती है, नगर पालिका से आप शुरू करेंगे। ईओ जो सेकंड है वो नगर परिषद, अरे इसको इंग्लिश में मैं बोलूँ तो यार ये हो जाएगा म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल में ये कमिश्नर के पद पे होते हैं। जब आप ईओ सेकंड में आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप म्युनिसिपल काउंसिल में कमिश्नर के पद पे रहोगे। अच्छा, इनकी इंग्लिश टर्म्स की भी बात कर लेते हैं हम। नगर पालिका को मैं कहूँगा म्युनिसिपैलिटी, नगर परिषद को कहूँगा मैं म्युनिसिपल काउंसिल, और इसको कहूँगा मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। तो म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारी ये तीन स्तर हो गए अर्बन लोकल सेल्फ बॉडीज़ के। ठीक है, अब और बात करते हैं इनकी, भाई इनके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं तो ईओ जो है वो ड्यूल फंक्शन निर्वहन करता है। रेवेन्यू फंक्शन भी ये डिस्चार्ज करेगा, और इसके साथ साथ जो है फाइनेंस फंक्शन भी है वो भी ये डिस्चार्ज करेगा। और आरओ जो है अपना खाली रेवेन्यू फंक्शन जो है वो डिस्चार्ज करेगा। कैसे? रेवेन्यू फंक्शन में हमारा देखिए जो टैक्स हो गया, टैक्स का कलेक्शन है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन है, और उसका डिसाइड करना है किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना रहेगा रेवेन्यू को डिसाइड करना, कलेक्ट करना और मेंटेन करना, ये तीनों ही काम आ गए रेवेन्यू में। ये आरओ भी करेंगे, ईओ भी करेंगे। अब फाइनेंस में इसका और क्या काम आ गया? फाइनेंस में भाई ये खुद ही अपना बोले तो सर्वा है, मतलब इसका खुद का बजट भाई का, खुद का बजट, खुद का यूटिलाइज, मतलब किसी से पूछने का नहीं कि भाई क्या करना है। इसका बजट दे दिया, राज्य सरकार से ग्रांट्स आती है इनकी, राज्य सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, और काफ़ी प्रकार के टैक्स भी होते हैं, तीनों चारों तरफ से मिलकर 100 रुपये आ गए। तो 100 रुपये भाई वो ईओ खुद सोच समझ के खर्च करेगा कि शहर में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। उसे लग रहा है सड़कों की ज़रूरत है, 100 के 100 रुपये सड़कों पे खर्च कर देगा। उसे लगेगा ट्यूबलाइट की ज़रूरत है, 100 के 100 रुपये ट्यूबलाइट खर्च कर देगा, उसकी मर्जी है। ठीक है, ऐसा कोई काम ये आरओ नहीं करता है, ऐसा कोई काम आरओ नहीं करता है। फिर क्या जो है ईओ क्या करता है? ये पट्टे जारी करता है, ठीक है, टैक्स डिसाइड करता है, रेवेन्यू फंक्शंस को डिसाइड भी करता है, फंक्शन भी करता है, मॉनिटर भी करता है। इसके अलावा इनका सेल्फ बजट है। सेल्फ बजट की जगह अगर मैं इंडिपेंडेंट बजट कहूँ मैं तो ज़्यादा अच्छी टर्म होगी। इसके बाद देखिए जैसे EWS का सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह के तमाम जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स हैं लोकल बॉडीज़ में जो इशू होते हैं वो ईओ द्वारा असाइन होते हैं। EWS जैसे ईओ से असाइन होकर फिर तहसील में भी जाता है, तहसीलदार से भी होता है सब, लेकिन ये भी एक हायरार्की है। तो जो हमारा ईओ है वो ये सब फंक्शन, ये वाले फंक्शन जो है ये भी डिस्चार्ज करता है, लेकिन आरओ ऐसा कुछ नहीं करता। आरओ अपना रेवेन्यू का जो काम है बस वही काम करता है और इसके अलावा कुछ नहीं करता है। फिर ईओ जो है स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट की स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन ईओ करता है नगर पालिका स्तर पर। यहाँ आरओ ऐसा काम नहीं करता, यहाँ ये वाला काम कौन करता है? चेयरमैन साहब करते हैं। स्कीम कौन कौन सी, सिलेबस देखेंगे तो स्कीम एकदम एग्जैक्टली 8-9 स्कीम नाम से दी हुई है। अमृत स्कीम होगी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना होगी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना होगी, और भी काफ़ी स्कीम्स 8-9 है। तो वो सारी स्कीम्स जो है ये डिपार्टमेंट चलाता है। तो इसमें नगर पालिका में तो ये खुद करेगा, पर आरओ यहाँ पे नहीं करेगा। तो अगर देखो मोटा मोटी एक ब्रीफ में मैं आइडिया लूँ ना तो मुझे तो इसका पक्ष तो है थोड़ा सा भारी लगता है, क्योंकि ये क्या यार, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बड़े राज्य का सिपाही होने से अच्छा है कि छोटे राज्य का राजा बन के रहो आप। तो ये क्योंकि आप
जब सर्वे सर्वा हो तो फिर आप जो सोच के आए हो कि भाई मुझे कुछ अच्छा करना, तो आप अच्छा कर सकते हो। आप बजट को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि आप अपने नगर पालिका को एक मॉडल बना दो पूरे स्टेट में। आपको बेस्ट ईओ परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाए, तो यार बात ही कुछ और हो जाएगी, कुछ और ही बात हो जाएगी। तो इस तरीके का जो अपॉर्चुनिटी है वो ईओ में है। फिर देखिए यहाँ पे आपको जो है व्हीकल जो है वो मिलेगा, गाड़ी आपको बतौर एकदम गाड़ी मिलेगी ईओ साहब की। और जो है ऑफिसर रैंक क्वार्टर जो है रहने के लिए, बिल्कुल यहाँ पे भी ऑफिसर रैंक क्वार्टर, यहाँ पे भी ऑफिसर रैंक क्वार्टर, दोनों जॉब में रहने के लिए आपको मिलेगा। अच्छी खासी रहने की, गाड़ी की, और ऑफिस भी आजकल सारे ईओ के ऑफिस, आरओ के ऑफिस एसी ऑफिसेज है, और अच्छा वर्क कल्चर है, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शंस में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये एक मैंने ब्रीफ लिया है, क्योंकि आज हमारा जो सेशन है सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए मैंने ये डिस्कस कर दिया। सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस में हमारे पास है राजस्थान का हिस्ट्री। तो सबसे देखो दो भाग है इसके, भाग ए सामान्य ज्ञान वाला और भाग बे। तो पहले भाग ए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और फिर भाग ए और भाग बे कितने कितने नंबर का है, कितने मैं तसल्ली से बता दूंगा सारा कुछ है। पहला है हमारे पास राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान के हिस्ट्री में अगर सबसे पहला पॉइंट देखो तो राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक। तो ये सारे जितने भी साइट्स है, अब अगर आप देखोगे ना तो जब आप बुक में पढ़ोगे तो पूरा पाषाण काल से लेकर जो प्री हिस्टोरिक एज है उससे लेकर फिर ब्रॉन्ज एज है, आयरन कॉपर एज है, आयरन एज है, तो कॉपर एज तक जो है, ब्रॉन्ज एज तक, कॉपर एज तक, ये सारे आपको पढ़ने। इनमें क्या पढ़ना होता है, इनमें मेनली तो राजस्थान की साइट्स है, कुछ साइट्स है वो कॉपर साइट्स है, कुछ साइट्स है ब्रॉन्ज एज साइट्स है, तो उनकी लोकेशन क्या है और वहाँ से कुछ अगर यूनिक चीज़ें मिली है तो वो क्या है। तो वो जब हम यथार्थ आईएएस का मटेरियल के साथ जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें पूरी नीटी ग्रिटी उसकी लेके चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो छूटेगा। तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो कंटेंट यथार्थ आईएएस के द्वारा लाया जाएगा आर्ट एंड कल्चर का, जिसका कवर पेज में मैं आपको आज को दिखा दूंगा, उसमें इस सिलेबस में क्या राजस्थान आर्ट एंड कल्चर नहीं, पूरा ईओआरओ का सिलेबस का जो मटेरियल तैयार हो गया तो हो गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं आने वाला है। ये फैक्ट है, आप मान के चलिए, क्लास करते रहिए और फिर बाद में बात कर लीजिएगा। तो प्री हिस्टोरिक एज से कॉपर एज हो गया और ब्रॉन्ज एज तक हमें पूरी साइट्स पढ़नी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऐतिहासिक राजस्थान में प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र हमें देखने हैं। प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति से देखो, समाज, धर्म और संस्कृति में अगर मैं बात करूं तो सारी चीज़ें आ जाती है। समाज में अगर मैं बात करूं तो वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, एडमिन स्ट्रक्चर कैसा था। भाई वो पूछ लेते हैं राजवी कौन होता था, ये मुकद्दर कौन होता था, फिर जो लेटर एक दूसरे को पहुंचाने वाले जाते थे उसका भी एक टेक्निकल टर्म होता था। तो वो सब अपने जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो एक पोस्ट का, उनके काम का सारा डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से समाज, धर्म और संस्कृति। अब संस्कृति में आप देख लिए, संस्कृति में तो डांस भी आ जाता है, संस्कृति में जो फोक आर्ट्स हैं वो सभी संस्कृति में आ जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स है वो भी संस्कृति में आ जाते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है उसमें इस पॉइंट पे उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो ज़रूर हम इसको भी इंक्लूड करेंगे अपने मटेरियल में, अपने क्लासेस में। फिर जो प्रमुख राजवंश है उनकी राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब देख लिए दोनों युद्ध राजनीतिक, जैसे कौन कौन से युद्धों में उन्होंने पार्ट लिया, कौन कौन सी उन युद्धों में संधियां हुई, मतलब एग्रीमेंट कौन कौन से हुए, कौन कौन से वॉर हुए, और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल अचीवमेंट्स किसकी क्या क्या है। जैसे कल्चरल अचीवमेंट में महाराणा कुमार की बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, महाराणा प्रताप के टाइम में चावंड पेंटिंग, क्योंकि महाराणा प्रताप को अपने एज ए वॉरियर ही देखते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर आप देखो ना जाके, वहाँ पे चावंड पेंटिंग की शुरुआत महाराणा प्रताप के टाइम हुई, और भी बहुत अच्छी अच्छी आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स और ये सब हुई। महाराजा राज सिंह के टाइम पे जो है वाटर आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, बीकानेर में महाराजा राज सिंह के टाइम पे आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। इस तरीके से सब जगह का अपना अपना
आर्ट एंड कल्चर का, कल्चरल एक्टिविटीज़ में न सिर्फ आर्किटेक्चर आ गया, उसके अलावा जो लिटरेचर है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उसमें। अब इसमें वंश दे दिए भाई, गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कच्छावा, सारे के सारे एक 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 करके बहुत बहुत ही तमीज़ से पढ़ने पड़ेंगे, और सबकी राजनीतिक और कल्चरल जो अचीवमेंट्स है वो बिल्कुल बाकायदा डिटेल में देखनी पड़ेगी। इसके बाद मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था। अब ये वाली जो लाइन है, आप जाके देखना आरएस का सिलेबस उठाना आज और इसमें देखना एकदम एग्जैक्ट ये लाइन है, मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। और आरएस में आप मेरा बिलीव कीजिए, बहुत सारे बच्चों के पास इस लाइन का मटेरियल नहीं होता है, मिलता ही नहीं है। बहुत ही कम जगह ऐसा होता है कि इस लाइन का मटेरियल आपको मिला, या फिर आपने बहुत ज़्यादा हाथ पांव मिले तो आपने इसका प्रिपेयर कर लिया। हालांकि हम डिस्कस करेंगे तो हम आपके साथ ये जरूर शेयर करेंगे। इसके बाद आधुनिक राजस्थान का उदय। आधुनिक देखिए, ये हो गया आपका राजस्थान हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री वाला, मिडाइवल और एंशिएंट दोनों मिला के। अब ये जो है वो मॉडर्न राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 19 और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, सामाजिक जागृति के कारक कौन कौन से हुए थे 19 से 20वीं सदी में, चाहे वो फार्मर्स आंदोलन हो, मूवमेंट्स हो, चाहे फिर वो प्रजामंडल मूवमेंट हो, और किसी और तरीके के जैसे भक्ति मूवमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था राजस्थान के एरिया में, तो वो वाले भी, क्योंकि सामाजिक जागृति में तो भक्ति मूवमेंट वाले सबसे पहले आएंगे, तो वो सारे जो है वो सब इसमें डिटेल में हम देखेंगे। उसके बाद राजनीतिक जागरण। राजनीतिक जागरण देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें समाचार पत्र सबसे पहला तो ये हो गया। तो जब हम डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल में क्लासेस में, तो समाचार पत्र का पूरा एक जो है एक पूरा पोथा, पूरा चार्ट ही दे देंगे भाई, ये समाचार पत्र और ये उसका लेखक, उसको एज इट इज़ रटना पड़ेगा। थोड़ा समझ समझ के रटेंगे तो आसानी होगी। राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, बिल्कुल ये भी देखेंगे। 20वीं सेंचुरी में जनजाति और किसान आंदोलन, बिल्कुल बहुत सारे जनजाति, जैसे मीणा जनजाति आंदोलन था, भील जनजाति आंदोलन था। किसान आंदोलन में जैसे दूधवा खारा, अलवर किसान आंदोलन, अपना सबसे लंबा चलने वाला जो हमारा आंदोलन है, और नीमराणा किसान आंदोलन, इस तरीके के तमाम जो किसान आंदोलन है वो सारे इसमें लाइन से डिस्कस करेंगे। बेसिक, ये तो बेसिक राजस्थान मैं कहूँ तो हिस्ट्री का सिलेबस है। आरएस का सिलेबस भी देखेंगे तो एकदम ऐसा ऐसा सिलेबस आपको देखने मिलेगा। फिर देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन कैसे हुआ, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, एकदम कन्वेंशनल टॉपिक है जो आरएस में टॉपिक है। आरएस का आप बिल्कुल जाके सिलेबस देखिए, एज इट इज़ लाइनें हैं ये, एज इट इज़, कोई हल्का भी इधर उधर चेंज नहीं किया है। अब यहाँ से ये क्या है, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, जिसमें राजस्थान की वास्तु परंपरा में देखूँ तो टेम्पल्स है, फोर्ट्स है, प्लेसेस है, और जो वाटर स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद राजस्थान की पेंटिंग्स है। पेंटिंग्स में अब अलग अलग स्कूल्स है हमारे, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ में भी अगर मैं देखूँगा तो और उसमें सब क्लासेस और है। जयपुर स्कूल है हमारा, नागौर स्कूल है, अपना हाड़ौती स्कूल है, अलग अलग प्रकार के स्कूल है। उनके अलग अलग प्रकार के जो है गोल्डन एरा वाले किंग्स है। गोल्डन एरा वाले किंग्स में फिर मेजर जो आर्टिस्ट हुए हैं वो है, उन आर्टिस्ट की मेजर पेंटिंग्स जो हुई है वो है। किशनगढ़ की जैसे बनी ठड़ी पेंटिंग है, बहुत ही पूरे राजस्थान में पूरे वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है वो। तो इस तरीके से राजस्थान पेंटिंग्स भी इसमें ली गई है, विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प। आर्ट एंड कल्चर तो भाई पूरा ही ले लिया एक ही लाइन में इसमें। फिर जो है प्रदर्शन कला या फिर परफॉर्मिंग आर्ट जिसको कहते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और वाद्य। इसके बाद फोक डांसेस और ड्रामा, नृत्य में होगा फोक डांसेस एंड ड्रामा। तो ये जब हम डिस्कस करेंगे ना तो एक साथ सारा आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं छूटने वाला है। इसके बाद देखो लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान लैंग्वेज है, राजस्थान भाषा की बोलियाँ, मतलब डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग डायलेक्ट्स यहाँ पे हमारे बोली जाती है। राजस्थान भाषा का साहित्य और लोक साहित्य, भाषा का साहित्य और लोक साहित्य, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। धार्मिक जीवन, राजस्थान में सामाजिक जीवन जिसमें मेले, त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण, ये सारे आर्ट एंड कल्चर का बेसिक एकदम टिपिकल जो सिलेबस होता है, हर एग्जाम में लगभग यही सिलेबस रहता है। आप तैयारी करें तो आपको पता है सारा का सारा यही है।
राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जिसमें हमारे न सिर्फ प्रॉपर हिस्ट्री वाले आएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री वाले ज़्यादा प्ले रोल करते हैं। लोक संगीत हो गया, फोक डांसेस हो गए, फोक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और ऑर्नामेंट्स हो गए। इसके अलावा राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत के बारे में और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के बारे में। तो इस तरीके से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का एक ही साथ सिलेबस दे दिया है। अच्छे से डिटेल में जाएंगे, सोर्सेज क्या अपनाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा और किस तरीके से अप्रोच करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा पॉइंट है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अगर मैं पहला चीज़ बात करूँ तो भू आकृति प्रदेश है, उसकी विशेषताएं, ठीक है, राजस्थान में टोपोग्राफी कैसी है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर जो है क्लाइमेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थान क्लाइमेट, देन द रिवर्स ऑफ राजस्थान एंड मेजर लेक्स एंड रिवर्स ऑफ राजस्थान। फिर सॉयल एंड वेजिटेशन एंड सॉयल ऑफ राजस्थान। और उसके बाद राजस्थान की प्रमुख क्रॉप्स जैसे वीट, मेज, जो कॉटन, शुगर केन, बाजरा, जो हमारे को फसलें दे रखी है ना, बस वही तैयार करेंगे और उनको इतने अच्छे से तैयार करेंगे ना कि अगर इनमें से आ गया ना सवाल तो मतलब इनमें से आ गया, आएगा भी इनमें से। अगर फसल पे सवाल आ गया तो कहीं नहीं छूटेगा क्योंकि आएगा भी इनमें से और तैयार भी सॉलिड करके रखेंगे। प्रमुख उद्योग के बारे में तो फिर अपने तैयार करने की बस कोई दिक्कत ही नहीं है, उद्योग तो अपने टिप्स पे कर लेंगे। प्रमुख सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। अब इसमें वाटर कंजर्वेशन में देखिए आप, तो एक तो होती है कन्वेंशनल, एक होती है न्यू और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में जो है कि हमारे जो जोहड़, टांका, कुंड, ठीक है, इस तरीके के नाड़ी, ये सब पहले यूज़ होते थे, तो वो सब भी आएंगे। और अब जो नई टेक्निक्स आ रही है वाटर हार्वेस्टिंग की, वो सब भी आएंगी। और जो वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड अगर हमारी स्कीम्स चल रही है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर पॉपुलेशन का पूरा चैप्टर हम देखेंगे, उसमें कैसे वृद्धि हो रही है, क्या डेंसिटी है, लिटरेसी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, और हमारी जो प्रमुख जनजाति है उनका पॉपुलेशन का डेटा कैसे है, उनकी डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफिकल डेटा जो है उनका, वो एनालिसिस करेंगे हर तरीके से, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए अपना क्वेश्चन होना चाहिए। फिर हमारा जो है खनिज यानी मिनरल्स, मिनरल्स में मेटालिक भी है एंड नॉन मेटालिक भी है, तो दोनों अच्छे से करेंगे। मेटालिक के कौन कौन से और नॉन मेटालिक के कौन कौन से और हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 81 टाइप के मिनरल्स का जो है रिजर्व्स यहाँ पे मिलता है, जिसमें से 57 मिनरल्स की माइनिंग होती है। 81 मिनरल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं और 57 मिनरल्स की माइनिंग होती है। और उसमें भी हमारे पास जो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों तरीके के मिनरल्स हैं। तो और उनका डिपोजिशन कहाँ पे होता है, माइनिंग कहाँ पे होती है, कौन कौन सी बॉडीज़, कौन से पीएसयूज उसमें संलग्न है, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एनर्जी रिसोर्सेज, परंपरागत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में अगर मैं बात करूँ तो जैसे सोलर है और विंड है, इसमें तो हम बहुत ही उम्दा तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सोलर में तो अब कोई, मुझे लग रहा है कि 1-2 साल बाद तो कोई राजस्थान को पकड़ और नहीं पाएगा, पहले नंबर पे तो चल ही रहे हैं। फिर अब ये जो है एक लाइन हमारी है बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और उस एंड इट्स कंजर्वेशन पे। देन टूरिज्म स्थल और टूरिज्म जो है परिपथ जो है, टूरिज्म सर्किट्स जो है, टूरिज्म सर्किट्स है, इसका भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देन खनिज संपदा जो हमारे राजस्थान की है, तो भूगोल का भी एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसको करेंगे। सोर्सेज की अगर मैं बात करूँगा तो 2 ही सोर्सेज में, भूगोल में भी देखो, भूगोल प्लस राजस्थान हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों के जो सोर्स है 2 ही सोर्स बताऊंगा मैं आपको। एक तो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं 9, 10, 11, 12 और 6ठी, 7वीं, 8वीं की भी आती है, ये 4, 3, 7 क्लास की राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़नी है बिल्कुल, एक ये सारी कंप्लीट करनी है। पहला सोर्स तो ये हो गया। दूसरा जो है यथार्थ आईएएस के जो स्टडी मटेरियल है उसको ले लेना है। उसको पहले तो हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम उसको कंठस्थ कर लेंगे, हम उसको याद कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे। ये 2 बस ये 2 सोर्स मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी बात मानो, इधर उधर कहीं भी मत भटको, एक
सोर्स ले लो और एक राजस्थान की प्रॉपर कन्वेंशनल किताबें ले लो, उनमें से कुछ भी बाहर नहीं आता है, बशर्ते बशर्ते आपने जो 2 सोर्स लिए हैं उनका सारा डेटा आपको याद होना चाहिए। उसमें नहीं कि 2 सोर्स, आपने सोर्स तो 2 की जगह 4 ले लिए, उनमें आधा पढ़दा याद है। सोर्स 2 लो, जो मैंने बताया है वही दोनों लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों फिर एकदम टिप्स पे होने चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। फिर हमारा अगला वाला पार्ट है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जो आरएस का सिलेबस है एकदम सिमिलर सिलेबस है इसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स, एक ये हो गया हमारा। देन प्रियम्बल, उद्देशिका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस और फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाई ये तो हमारा जो मैं कहूँ तो इसमें तो जो है लक्ष्मीकांत बाबा की किताब है, जिंदाबाद है, कोई इशू ही नहीं है। सारे लाइन से जैसे लिखे हुए ना वैसे लाइन से चैप्टर इसमें मिल जाएंगे। समझने वाला पार्ट इसमें ज़्यादा है, इसमें भाई मटेरियल की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझने वाले में दिक्कत आएगी। वैसे ही अगर मैं ये वाली बात करूँ राजनीतिक व्यवस्था की, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड देन न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एकदम जैसे जो नाम इनमें दिए हैं ना, आप सबको पता है यार, सब तैयारी करो, नाम एकदम सेम नाम से चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, जाके पढ़ना है। पर जो यथार्थ आईएएस का कंटेंट है और उसके बाद उनके जो टीचर होंगे उन दोनों को मिक्स करके आपको पहले समझना है, टीचर की मदद से, उस कंटेंट की मदद से वो समझना है। लक्ष्मीकांत बुक एज ए फंडामेंटल बुक आप रख सकते हो, पर फाइनली उसको शॉर्ट करके जो नोट्स है वो आप यथार्थ आईएएस के नोट्स रखो, उनमें आपको ऐड करना तो और एडिशन कर लो। पर बात वही है यार, लास्ट में याद होना चाहिए वो, ये नहीं कि हाँ बस ठीक है नोट्स भी है मेरे पास, बुक भी है मेरे पास, पूछ रहा हूँ मैं तो आ नहीं रहे, वैसा नहीं होना चाहिए, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, उससे क्या मतलब नहीं होगा। अपने को तो चाहे, मेरा तो देखो ये मानना है, 10 पेज कोई पढ़ रहा है ना, आप 10 मत पढ़ो, आप 2 पेज पढ़ो, पर उन 2 पेज में कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए फिर जो आपको आता नहीं हो, तब आपको कोई एग्जाम में नहीं निकाल पाएगा, चाहे किसी ने कितने भी पेज पढ़ लियो। आपका ये ओरिएंटेशन ये रहना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी बॉडीज़ है, अब इसमें बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग आ गया, नीति आयोग, सीवीसी, लोकपाल, सीआईसी और जो है ह्यूमन मानवाधिकार आयोग वाला जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हो गया, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये हो गया। और फिर संघवाद, फेडरलिज्म, बाद में लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, देन क्या कहूँ ये गठबंधन, अपनी कोलिशन गवर्नमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन। अब ये सारा का सारा जो है आरएस का एकदम एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट कॉपी किया हुआ है सिलेबस। तो आरएस, और इसमें अगर आप ये पढ़ लोगे तो आरएस में आपको एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी, वो पढ़ लोगे तो यहाँ नहीं पढ़नी। और सोर्स हमारा 2 सोर्स है इसके, सोर्स मैं आपको इसमें 2 सोर्स बता देता हूँ। 2 सोर्स है, पहला लक्ष्मीकांत की बुक है फंडामेंटल बुक के लिए, दूसरा यथार्थ आईएएस का मटेरियल है विद लेक्चर्स। भाई इसमें क्योंकि लेक्चर्स मैं इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये बिना समझे समझ नहीं आएगी। जिसने पढ़ रखा है, कर रखा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नए हैं उनका भी थोड़ा देखना पड़ता है। नए वालों को यही मेरी राय है, टीचर से पहले पढ़ लेना फिर ये रट लेना। फिर राजस्थान पॉलिटी, सेम आरएस का सिलेबस है इसमें भी, जिसमें गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजस्थान असेंबली एंड हाई कोर्ट, ये सारे का सारा आपको लक्ष्मीकांत में ही मिल जाएगा। एक और सोर्स भी बता देता हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं में आरपीएससी हमारा हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, लोकायुक्त हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये बॉडीज़ होगी। यही सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी, यही इसकी बॉडीज़ है। सोर्सेज में इसका मैं आपको बुक्स और वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यथार्थ आईएएस का जो मटेरियल है, बुकलेट है, इसकी बुकलेट तैयार हो चुकी है, आपके सामने जल्दी आ जाएगी। ये बुकलेट तो देखो, पहले ये बुकलेट आप है ना, इसको समझना तो है, समझने के बाद इसको एक एक वर्ड टू वर्ड आप इसको, आपको याद होनी चाहिए।
याद होने के बाद आपके नंबर नहीं है, आप मेरे से मिल लेना। दूसरी हमारी है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जनक सिंह मीणा की किताब है, जनक सिंह मीणा की किताब है राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। ये जनकलाल मीणा साहब की किताब है और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, जाके ले लो। थोड़ा सा आपका कुछ ज़्यादा इससे होने वाला नहीं है, ऑथेंटिक किताब है, और थोड़ा सा आपका ये है कि थोड़ा सा जी टिक जाएगा भाई, हाँ ये किताब है मेरे पास, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसमें से देख लूँगा, मेरे पास ये किताब है, मेरे पास ये किताब है, वो ऐसे जी टिक जाएगा। बाकी होना इसमें से वो भी कुछ नहीं, आपको जो जो नोट्स प्रॉपर इसमें से भी अगर आप इसको पढ़ोगे भी अच्छी बात है, पढ़ के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। जो यथार्थ आईएएस के नोट्स है वो हालांकि उनमें सारा कंटेंट इसका उसमें होगा, बाकी और दूसरी जगह का भी उसमें होगा, फिर भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है तो उसमें ऐड कर लो। फिर हमारा इसका अगला पार्ट है लोक नीति और अधिकार में लोक नीति हो गया, और विधिक अधिकार नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर जिसको बोलते हैं, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011, आरएएस में भी एक्ट है, 10 नंबर का आया था आरएएस 2018 में, और बहुत तरीके से इसका मटेरियल जो है तैयार करके आपको दिया जाएगा, वो पढ़ के जाना, उसके बाद उसमें कुछ नहीं आएगा, गारंटी के साथ आपको मैं कह देता हूँ। करंट अफेयर में राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख जो हमारी करंट घटनाएं और मुद्दे हैं, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, इकोनॉमिकल इवेंट्स हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमारी समिट्स हो रही है, बहुत सारी समिट्स हो रही है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कन्वेंशंस हो रहे हैं, ये तरीके की जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, फिर खेल और खेलकूद संबंधित जो है पॉइंट अलग से दिया है, तो ये खेल वाली चीज़ें राजस्थान के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण ओलंपिक भी सरकार ने इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत करके लोगों का पार्टिसिपेशन लिया, खेल में खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण भी दिया है, तो राजस्थान सरकार जो है खेल को लेके बहुत सीरियस है। इसीलिए हर एग्जाम में आप देखो आरएस में भी यही लाइन लिखी हुई है, खेल और खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ। करंट अफेयर सीधा ही लिख दे, कोई ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी अलग से आपको लाइन दे रहे हैं। आप इसका इशारा समझो कि खेल के जो टॉपिक है उसको हल्के में मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार कर ले। और करंट अफेयर के जो सोर्सेज हैं वो ही मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद हमारा नगर पालिका अधिनियम, ये तो पार्ट ए हो गया, अब पार्ट बे पे आ जाते हैं। पार्ट बे में नगर पालिका अधिनियम है 2009 का, और इसमें जितना मुझे याद आ रहा है 17 अध्याय है, 17 चैप्टर है, और इसमें 340 प्लस सेक्शंस है इसके, 344 या 354 करके ऐसे हैं, तो इतने चैप्टर्स और इतने सेक्शंस है। पर ये पूरा का पूरा अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को तो जो ये सेक्शन इसमें दे रखे हैं वो ये अपने को क्लियर होने चाहिए, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ये हम तैयार कर लेंगे। नगर पालिका गठन और शासन, कार्य संचालन और वार्ड समिति, नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, ठीक है, नगर पालिका रेवेन्यू, नगर पालिका का डेवलपमेंट, और जो हमारी टाउन प्लानिंग होती है उसके बारे में, नगर पालिका की पावर्स एंड उसके अपराध और अभियोजन वाद इत्यादि और कंट्रोल। तो इस तरीके से नगर पालिका अधिनियम का जो मटेरियल बन के तैयार हुआ है, पर्सनली मैंने उसको देखा है, शानदार मटेरियल बन के तैयार हो चुका है, बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। सिर्फ मटेरियल से लेकिन ये चीज़ नहीं होने वाली है। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, यथार्थ आईएएस की बुकलेट प्लस इसके जो लेक्चर्स आएंगे, इसके लेक्चर्स, क्योंकि मैं इसके लेक्चर्स लेने वाला हूँ, तो इसके लेक्चर्स के साथ जब बुकलेट हम स्टडी करेंगे, मल्टीपल टाइम स्टडी करेंगे, तो ये मैं आपको फुल फ्लेज्ड एकदम एक पॉजिटिव वादा कर रहा हूँ आपके साथ, पॉजिटिव कमिटमेंट कर रहा हूँ आपके साथ कि ये आपने मटेरियल अच्छे से देख लिया लेक्चर से और उसको पढ़ लिया, तो इतना रिच मटेरियल हमने तैयार किया कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। न सिर्फ फैक्ट को तैयार किया, इसके साथ जो लैंग्वेज का खेल जिन क्वेश्चंस में होता है और जो होगा एग्ज़ाम में, उन पे बहुत स्पेशल फोकस किया और बहुत ज़्यादा मेहनत करके टीम ने इसको
तैयार किया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इस मटेरियल को फॉलो करें। भाई नहीं करना है तो देखो बहुत जगह बहुत सारा मटेरियल है, ऐसा तो कोई मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं फोर्स तो मैं भी किसी को नहीं कर सकता, बट मेरा ये मानना है कि भाई मैं जिस बच्चे को मेरे साथ जोड़ूँ वो आगे बढ़े। भाई ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा के चला गया, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया बेचारा उसका कुछ हो ही नहीं रहा है, वो उस तरीके का काम नहीं करना है। जिस बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो जिस बच्चे के लिए मटेरियल तैयार किया जा रहा है, उस बच्चे को ये फील आनी चाहिए कि भाई इससे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं हो सकता, या ये मैंने पढ़ लिया तो उसको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये मैंने पढ़ लिया है, मैंने रट लिया, सर ने कहा था जो चाहे कम पढ़ना लेकिन जो पढ़ना वो पूरा आना चाहिए, उसके बाद मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सेलेक्ट ना हूँ। और सच में यही बात होगी, अगर आप उसको जो मैं करा रहा हूँ उसको पूरा प्रॉपर कर लो, रट लो, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप कहीं पे रह गए। इसके बाद हमारे नगर पालिका के कुछ नियम है 1974 के, नगर पालिका के कार्य संचालन के नियम है 2009 के, वैसे नगर पालिका के समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के हैं। ये नियम इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इनको हम इंक्लूड कर लेंगे और क्लासेस के माध्यम से पहले तो समझाएंगे। फिर एक और बात मैं बताना भूल गया, यथार्थ आईएएस की बुकलेट प्लस लेक्चर। सबसे पहले तो अपनों ने ये कर लिया, जैसे ये कंप्लीट हुआ फिर हाथों हाथ टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से चेक कर लिया। देखो लेक्चर ले लेना, बुकलेट पढ़ लेना, उसके बाद में टेस्ट सीरीज नहीं देना तो काम नहीं करेगा, आज ही बता देता हूँ। और मेरा नहीं, किसी का भी कर लेना, कोई भी टीचर के लेक्चर ले लेना, कोई भी टीचर के नोट्स ले लेना, पढ़ लेना, रट लेना, फिर उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज नहीं की कोई काम नहीं आएगी। अभी नहीं पता चलेगा तो पेपर में पता चल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज तीनों पार्ट एकदम इक्वल इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो है स्कीम्स है, लास्ट में स्कीम्स का पार्ट रखा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कीम है इस डिपार्टमेंट की जो ये संचालित करता है। अगर आप आरओ बनोगे, आप ईओ बनोगे, यही सारी स्कीम आपके माध्यम से इम्प्लीमेंट होगी। इसीलिए सरकार ने इस स्कीम को पहली सिलेबस में डाल दिया, भाई पढ़ लिख के तैयार होके आओ, ज़्यादा ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करने का। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अभी शुरू हुई है पिछले महीने ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत मिशन, हृदय योजना, राजस्थान शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये होगी हमारी 8 स्कीम्स, जिनकी 8 की 8 एक साथ हम लेक्चर लेके आएंगे और रिच कंटेंट मतलब रिच कंटेंट लेके आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हमने सिलेबस को समझ लिया। भाई पार्ट ए में क्या आ रहा है, पार्ट बी में क्या आ रहा है। पार्ट ए में तो आप देख लो आरएस का जो सिलेबस है, एक बारी बस उसको निकाल के एक बारी कंपेयर करना, कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ पूरा सिलेबस है। पार्ट बी में नगर पालिका वाला स्पेसिफिक रखा गया है, उसको हम तैयार कर लेंगे। पार्ट बी पे वैसे भी टीम ने बहुत मेहनत की है। आप 2 चीज़ें ध्यान रखो, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि मानो मत जानो, किसी चीज़ को मानो मत, आप खुद जाके जानो। कोई आपको कहे कि यार भगवान है, तो उसको अंधे मानने से नहीं होगा कि भगवान है, चलो आपने बोल दिया मैंने मान लिया, उसको आप खुद वेरीफाई कर लो, खुद टेस्टिफाई कर लो ना। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि जानने के लिए मेरे कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए मेरे को विश्वास करना पड़ेगा। कैसे कि अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि कमरे में दिया जल रहा है, तो तुम उसको एक्सेप्ट मत करो कि दिया जल रहा है, तुम उसको जाके देखो। पर उसको जाके देखने के लिए तुम्हें कमरे तक मेरे साथ चलना पड़ेगा, उतना तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। कमरे का गेट खोल के कमरे के अंदर चलना पड़ेगा मेरे साथ, तब तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। फिर कमरे के अंदर जाकर देख लो दिया जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो बाहर से लेके कमरे तक, अंदर तक तो मेरे साथ ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मटेरियल है आप खुद अपने रैशनल लगाओ और डिसाइड करो कि हाँ भाई ये रिच है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले आप उस टीचर में एक आस्था रखो और जो वो आपको करवा रहा है उसको पहले करो। उसके लेक्चर्स और मटेरियल आप पॉजिटिव वाइब के साथ पहले उनको एक्सेप्ट करो, उनको पढ़ो, उनको लर्न करो। वो दोनों प्रोसेस होने के बाद फिर आप चेक करो कि भाई वो रिजल्ट में धरातल पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। एक टेस्ट सीरीज में नहीं, सारी टेस्ट सीरीज में उतरना चाहिए, दुनिया की कोई हो, फिर तब तो है कि बात का मजा है कि भाई मेरे को भी लगे हाँ भाई मैंने कुछ डिलीवर किया कि तो किसी के फायदे तक पहुंच रही है बात, वो बात हो गई। कुछ सोर्सेज की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यथार्थ आईएएस की जो है इस प्लेटफॉर्म की बुकलेट्स निकल रही हैं जो तैयार हैं, जल्दी आपको मिल जाएगी।
तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुकलेट्स है, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की ये हो गई, इंडियन पॉलिटी की बुकलेट होगी, इसके साथ ही राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की होगी, इसी तरीके की राजस्थान हिस्ट्री की भी है, राजस्थान हिस्ट्री की भी रहेगी। तो ये तो कन्वेंशनल पार्ट ए वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी होगी। इसी तरीके के राजस्थान पॉलिटी की भी बुकलेट जो है वो भी बन के तैयार है। तो ये बुकलेट जो है वो तो आपको रिमेंबर करनी है एक बार समझने के बाद में, एज इट इज़, नो कॉम्प्रोमाइज इन एनी लाइन। और उसके बाद पार्ट बी के लिए जैसे राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009 की जो बुकलेट है बन के रेडी है, बहुत ही रिच कंटेंट इसमें डाला गया और शानदार कंटेंट के साथ ये बुकलेट आने वाली है विद लेक्चर्स। इसको हम समझेंगे, फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम इसको टेस्टिफाई करेंगे, भाई जो हमने पढ़ा है लिखा है वो आगे काम भी आएगा कि ऐसे ही कर दिया। ये चीज़ें हम इसको लेके चलेंगे। राजस्थान के ऑथेंटिक सोर्सेज के लिए राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर प्लस जियोग्राफी, सब के लिए ये बुक्स मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। मैं यथार्थ आईएएस के जो बुकलेट्स हैं उनसे पहले ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, कोई चैलेंज आपको नहीं कर पाएगा इसमें। क्लास 9th 10th 11th 12th की राजस्थान अध्ययन की किताबें और हमारा राजस्थान करके क्लास 6th 7th और 8th की। अब यूँ मत करना यार छठी की किताब क्या पढ़ूँ, छठी वाली में तो मेरे को आता ही है। अगर आप किसी तमीज़ से कोई ढंग के पढ़े लिखे आदमी को छठी वाली किताब दे के बोलोगे मेरे से सवाल पूछ, तो आपके सवाल नहीं बनेंगे। तो छठी वाली को हल्की में मत लेना, छठी 7वीं 8वीं आपको प्रॉपर एकदम याद होनी चाहिए किताबें, और फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पहले तो ये करो। और इन किताबों में ये किताब ऐसी छोटी सी दिखती है बट बड़ी, मतलब इसमें कहते हैं ना गागर में सागर बढ़ना, इसके एक पेज में इतना माल मटेरियल हो जाएगा कि है ना हवाइयाँ उड़ जाएगी। तो इसको ये दुकान पे जाके ये मत देख लेना यार छोटी सी है क्या, तो इसमें होगा, ये बहुत कुछ है इसमें। ये है ना पहले ये करो यार, ये इसको करके फिर बात करोगे ना तब तो बात बनेगी। उससे पहले करते रहोगे इसमें तो कुछ नहीं है तो कर लिया, फिर बात नहीं बनने वाली। तो ये हमारा ऑथेंटिक सोर्स है, उसको करना ही करना है। और ये इसकी ठीक है, मेरे को बड़ी पिक्चर मिल गई तो मैं आपके सामने ले आया। और वो करंट अफेयर वाली जो हमारे सोर्सेज है अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। करंट अफेयर में हमारे को 2-3 सोर्सेज ही बस लेने हैं। एक तो आप क्रोनोलॉजी ले लो, हर महीने आती है, अब पहले 15 रुपये की थी अब 20 रुपये की आती है। एक तो क्रोनोलॉजी पढ़ लो, एक मूमल जो आती है बाई मंथली आती है वो पढ़ लो, और एक ये ईयरली इसका एडिशन आता है वार्षिक अंक करके 2022-23 का, हर एक दो महीने में अपडेट होके आता रहता है। तो एक तो मंथली ये ले लो, ईयरली ये ले लो। उसके बाद टाइम अगर बचता है, ये दोनों करने के बाद में टाइम बचता है तो राजस्थान सूजस जो है DIPR के जो है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, और हर महीने पे ये प्रकाशित होती है। सॉफ्ट कॉपी जाके डाउनलोड कर सकते हो, आते जाते चाय की थड़ी पे बैठे कहीं बसों में घूमते घूमते देख लो इसको, बहुत काम की चीज़ है। तो ये हमारा डिटेल डिस्कशन हो गया RPSC URO वैकेंसी के बारे में, थोड़ी जॉब प्रोफाइल डिस्कस कर ली और थोड़े से सोर्सेज डिस्कस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम लेक्चर वाइज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लेक्चर वाइज सबसे पहले जो है हम एक्ट पे अटैक करेंगे, क्योंकि एक्ट जो है ठीक है कन्वेंशनल वाला भी फिर भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपने थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिया होगा, लेकिन एक्ट इसमें एक सबसे नया चीज़ है। तो उसको हम देखो 2 चीज़ है, हम धीरे धीरे चलेंगे, स्लोली इसको कवर करेंगे, लेकिन रोबस्ट तरीके से। मतलब एक बार कवर कर दिया तो कवर कर दिया, फिर कोई वो नहीं है उसमें मजाक वाली बात। और दूसरा है कि हम टेस्ट के साथ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, अगले लेक्चर के आएंगे तो पिछले लेक्चर में से क्वेश्चंस निकाल के लाएंगे, खुद को टेस्टिफाई करेंगे। तो ऐसे करते करते क्या है कि आगे निकल जाएंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। और तमीज़ से यार एकदम पढ़ोगे, एकदम अच्छे से मन लगा के देखो। मेरा तो ये मानना है कि ये सोर्स नहीं लेना तो कोई और सोर्स ले लो, आपको जो अच्छा लगता है वो सोर्स ले दो, पर है ना सोर्स एक पकड़ लो, फिर एक सोर्स पकड़ लो और फिर उसको बैठ कर घोटो 10 बारी 20 बारी 15 बारी, तभी नैया पार लगेगी तो लगेगी। अरे इधर उधर बहुत सारे ही सोर्स आपने ले लिए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाली बातें हमने कर ली, एक जनरल सेशन रखा था, और अब हम आगे से टू द पॉइंट सिलेबस पे अटैक करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल वंस अगेन।